नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर कल जर्मनी जा रहे हैं। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि को अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारत NCAP लागू करने के लिए मसौदा GSR अधिसूचना को मंजूरी दी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जलालाबाद विस्फोट मामले में पंजाब के फिरोजपुर, फाजिल्का और तरन-तारण जिलों में 6 स्थानों पर तलाशी ली। मुंबई आतंकी हमले का आरोपी आतंकवादी पाकिस्तान में गिरफ्तार, जबकि उसके मृत होने का दावा किया गया था। मौसम विभाग ने पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के गर्भपात को मान्यता देने वाले 50 वर्ष पुराने कानून को पलटा। और दाम्बोला में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय महिला टीम और मेजबान श्रीलंका के बीच मुकाबला आज। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल जर्मनी के श्लॉज एलमाउ जा रहे हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर उनकी ये यात्रा हो रही है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि भारत के अलावा अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका भी सम्मेलन में आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन से अलग G7 और अतिथि देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। श्री क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री सोमवार को शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों में भाग लेंगे। पहला सत्र जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य तथा दूसरा सत्र खाद्य सुरक्षा और स्त्री पुरुष समानता से संबंधित है। Prime Minister will hold bilateral meetings and discussions with the leaders of the G7 as also the guest countries on the sidelines of the G7 summit. Prime Minister is also scheduled to have an interaction with the Indian diaspora at a community event during his stay in Germany for the G7 summit. विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री जर्मनी में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद श्री मोदी मंगलवार को संयुक्त अरब अमारात जाएंगे। उनकी यात्रा का उद्देश्य वहां के पूर्व राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर व्यक्तिगत रूप से संवेदना प्रकट करना है। श्री क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमारात के नए राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से पहली बार मिलेंगे। Prime Minister to pay personal condolences on the passing away of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the former UAE President and Abu Dhabi ruler. This will be Prime Minister's first meeting at the same time with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan since his election as the new President of the UAE and the ruler of Abu Dhabi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में यह बैठक वर्चुअल माध्यम से बुलाई गई थी। 2 दिन का शिखर सम्मेलन कल पेइचिंग घोषणा के साथ संपन्न हुआ। घोषणा पत्र में कहा गया है कि ब्रिक्स देश रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का समर्थन करते हैं। सदस्य देशों ने यूक्रेन में मानवीय संकट पर विचार विमर्श किया और मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र, उसकी एजेंसियों और रेड क्रॉस के प्रयासों का समर्थन किया। ब्रिक्स घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या फिर जातीय समूह से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक संधि को अंतिम रूप दिए जाने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र से लेकर कैरेबियाई क्षेत्र तक भारत की विकास भागीदारी का उल्लेख किया। उन्होंने मुक्त, स्वतंत्र, समावेशी और नियमों पर आधारित समुद्री इलाके के लिए भारत के प्रयासों पर भी बल दिया।
पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार ने आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में कहा कि ब्रिक्स घोषणा पत्र में लिए गए फैसलों को किस प्रकार लागू किया जाएगा, महत्वपूर्ण ये है। ब्रिक्स का जो अभी समिट हुआ है, बेसिकली इसका कारण यही है जो सभी देशों में एक ट्रस्ट डेफिसिट है, क्रेडिबिलिटी की थोड़ी कमी है, क्योंकि हम जानते हैं जो चीन ने भारत के ऊपर 2020 से अपने ट्रूप्स को लगा रखा है, तो इसके बीच में जब ये हम देखते हैं जो जॉइंट स्टेटमेंट, जॉइंट डिक्लेरेशन निकल कर आता है, जिसमें आतंकवाद के विरुद्ध कड़े शब्दों में कहा गया है, परंतु इसको अब देखना होगा जो किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाता है, क्योंकि बात एक डिक्लेरेशन में कही जाए वो अच्छी बात है, सभी जो देश हैं एक ही पेज पर हैं, परंतु फिर उसको कैसे आगे लागू किया जाए वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसको देखना होगा, क्योंकि चीन ने अभी भी यूनाइटेड नेशंस में ये अब्दुल रहमान मक्की के विरुद्ध टेक्निकल होल्ड लगा दिया 16 जून को। कहते चीन कुछ और है और करता कुछ और है, तो उसकी विश्वसनीयता में बहुत कमी है। तो आगे हमें यही देखना होगा जो किस प्रकार से इसको कार्यान्वित किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नया वाहन आकलन कार्यक्रम भारत एनसीएपी लागू करने के लिए सामान्य सुरक्षा विनियम अधिसूचना मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम के तहत भारत में वाहनों को क्रैश टेस्ट में उनके परिणाम के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। श्री गडकरी ने कहा कि भारत एनसीएपी उपभोक्ता केंद्रित प्लेटफॉर्म होगा जो ग्राहकों को स्टार रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कार का विकल्प चुनने में मदद करेगा। इससे भारत में सुरक्षित वाहनों के निर्माण में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि क्रैश टेस्ट के आधार पर भारतीय कारों के स्टार रेटिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल कारों में सवार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि भारतीय वाहनों की निर्यात पात्रता भी बढ़ेगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण विभिन्न चरणों में है। लाभार्थियों को 61 लाख से अधिक घर वितरित किए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कल योजना के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव मनोज जोशी ने की। कार्यक्रम में खुशी का आशियाना लघु फिल्म प्रतियोगिता के विजेता भी घोषित किए गए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कल संसद भवन परिसर में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा एनडीए सहयोगियों के नेताओं की उपस्थिति में पर्चा भरा। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को राष्ट्रपति पद के लिए पर्चा भरेंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है। मतदान 18 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी। महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति अब भी अस्थिर बनी हुई है। शिवसेना से बगावत करने वाले विधायकों ने 4 दिन का बाद भी अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है। शिवसेना के बागी विधायक 21 जून से गुवाहाटी के 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में राज्य के शहरी मामलों के मंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में रुके हुए हैं। श्री शिंदे ने दावा किया है कि उन्हें और विधायकों का समर्थन भी मिल रहा है। शिवसेना के एक और विधायक दिलीप लांडे कल गुवाहाटी पहुंचे। हमारे गुवाहाटी संवाददाता ने बताया कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना के 40 विधायकों के साथ साथ 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है। शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल से एकनाथ शिंदे को समर्थन देने वाले शिवसेना के 12 विधायकों को निलंबित करने की मांग की है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पंजाब में जलालाबाद विस्फोट मामले में फिरोजपुर, फाजिल्का और तरनतारन जिलों के 6 स्थानों पर छापे मारे हैं। छापों के दौरान डिजिटल उपकरण, विस्फोटक और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। ये मामला फाजिल्का जिले के जलालाबाद में पंजाब नेशनल बैंक के निकट एक मोटरसाइकिल में हुए विस्फोट से संबंधित है। इस मामले में अब तक की छानबीन से पता चला है कि अभियुक्त पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों और तस्करों के संपर्क में थे और उन्हें आतंकवादी हमलों की साजिश रचने को अंजाम देने के लिए भर्ती किया गया था। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए
2 दिन की यात्रा पर कल जर्मनी जा रहे हैं। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि को अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारत एनकैप लागू करने के लिए मसौदा जीएसआर अधिसूचना को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जलालाबाद विस्फोट मामले में पंजाब के फिरोजपुर, फाजिल्का और तरनतारन जिलों में 6 स्थानों पर तलाशी ली। मुंबई आतंकी हमले का आरोपी आतंकवादी पाकिस्तान में गिरफ्तार, जबकि उसके मृत होने का दावा किया गया था। मौसम विभाग ने पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के गर्भपात को मान्यता देने वाले 50 वर्ष पुराने कानून को पलट दिया है और दाम्बोला में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय महिला टीम और मेजबान श्रीलंका के बीच मुकाबला आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण की तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में से रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। इससे पहले श्री मोदी ने कहा था कि इस महीने मन की बात कार्यक्रम के लिए प्राप्त अनेक सुझावों से उन्हें प्रसन्नता हुई है। भारतीय वायुसेना में नई अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के पहले दल की भर्ती पंजीकरण प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच देश भर में 250 केंद्रों पर आयोजित होगी। भर्ती प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। थल सेना और नौसेना 1 जुलाई से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेंगे। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। हर सप्ताह कार्यक्रम के लिए एक विषय का चयन किया जाता है। विद्यार्थी व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के लिए आमंत्रित विशेषज्ञ इन सवालों के जवाब देते हैं। आज अभ्यास कार्यक्रम की 13वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। इस कड़ी का विषय है आंतरिक सुरक्षा। आकाशवाणी समाचार को इस विषय के लिए देश भर से प्रश्न प्राप्त हुए हैं। पूर्व मेजर जनरल डॉक्टर सुनील चंद्र प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर प्रसारित होगा। ये ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स या यूट्यूब चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी प्रसारित की जाएगी 2 जुलाई को और इस कड़ी के लिए विषय रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। विद्यार्थी अपने सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या फिर abhyas.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 29 जून। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। पाकिस्तान ने मुंबई आतंकी हमलों को अंजाम देने में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान में उसकी मौजूदगी से वर्षों से इंकार किया जा रहा था और उसके मारे जाने का दावा किया जा रहा था। 1 दशक से भी अधिक समय से अमेरिका और भारत को साजिद मीर की तलाश थी। 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमलों में 6 अमेरिकी सहित 170 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर निगरानी रखने वाली संस्था
वित्तीय कार्यबल की कार्रवाई से बचने के लिए साजिद मीर के वहां होने से लगातार इंकार कर रहा था। वित्तीय कार्यबल ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में रखा है। यह संस्था इस संबंध में दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले देशों पर निगरानी रखती है और उन्हें अलग थलग करती है। भारत ने भूकंप के कारण तबाही का सामना कर रहे अफगानिस्तान के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 2 विमानों से 27 टन आपातकालीन सहायता सामग्री वहां भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत का अफगानिस्तान के साथ सदियों पुराना संबंध है और ऐसे में भारत इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों के साथ है। इस बीच अफगानिस्तान में मलबे से लोगों की तलाश समाप्त कर दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भूकंप में लगभग 10,000 मकान आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। अफगानिस्तान सरकार ने कहा है कि इस विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 1,100 और घायलों की संख्या 1,600 हो गई है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने 50 वर्ष पुराने एक फैसले को पलट दिया है, जिससे गर्भपात को महिलाओं का संवैधानिक अधिकार माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 के मुकाबले 6 के बहुमत से रिपब्लिकन समर्थित मिसिसिपी कानून को बरकरार किया, जो 15 सप्ताह के बाद गर्भपात को प्रतिबंधित करता है। इस फैसले से अमेरिका में गर्भपात कानून में बदलाव आएगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गर्भपात का अधिकार समाप्त किए जाने के फैसले की आलोचना की है और इसे आदर्श के नाम पर महिलाओं के जीवन को जोखिम में डालने वाला बताया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा कि यह अदालत और देश के लिए एक दुखद दिन है। उन्होंने इस निर्णय को क्रूर बताते हुए कहा कि यह अमेरिका को 150 वर्ष पीछे ले जाएगा। दाम्बुला में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला होगा मेजबान श्रीलंका से। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। भारतीय महिला टीम ने बृहस्पतिवार को श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका पर 34 रन से जीत दर्ज करके 1-0 की बढ़त बना ली। भारतीय टीम श्रीलंका में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेलेगी। ये दौरा पूर्व कप्तान मिताली राज के क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा के बाद भारत की पहली श्रृंखला है। भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा ज्योति सुरेखा वेन्नम की जोड़ी ने कल पेरिस में कंपाउंड मिक्स्ड टीम फाइनल में पहुंचने के साथ ही विश्व कप चरण 3 में दूसरा पदक पक्का कर लिया है। भारतीय जोड़ी आज कंपाउंड मिक्स्ड टीम फाइनल में फ्रांस के साथ खेलेगी। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर की तिकड़ी ने बृहस्पतिवार को रिकर्व महिला टीम स्पर्धा के फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का किया था। ज्योति सुरेखा आज महिलाओं की सिंगल्स प्रतिस्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगी। सेमीफाइनल मुकाबले में ज्योति और फ्रांस के डोडेमोंट आमने सामने होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की ये विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की ला रहा है एक झलक। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 25 जून 1906 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। सुचेता कृपलानी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख के रूप में सेवा की। हालांकि सुचेता अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सशक्त नेतृत्व के लिए जानी जाती थीं, लेकिन उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि बचपन में वे बहुत ही शर्मीली और संकोची थीं। उनके अपने शब्दों में ब्रिटिश सरकार के भीषण अत्याचारों, विशेषकर जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी घटना को देखकर उनके भीतर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की प्रबल इच्छा पैदा हुई और उनके भीतर के प्रतिशोध को स्वर मिला। उन्होंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज और पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई की।
इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास की प्रोफेसर बनने का निर्णय लिया। ये विश्वविद्यालय उपनिवेश विरोध गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही सुचेता की मुलाकात जाने माने स्वतंत्रता सेनानी जेबी कृपलानी से हुई, जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए स्वयं सेवकों को लेने के उद्देश्य से अक्सर विश्वविद्यालय आया करते थे। बाद में 1934 में इन दोनों ने बिहार भूकंप के राहत कार्यों में भागीदारी की। इसके 2 वर्ष बाद दोनों ने विवाह करने का फैसला किया, लेकिन कृपलानी सुचेता से 20 वर्ष बड़े थे और इस विवाह के लिए दोनों के परिवारों में से किसी की भी स्वीकृति नहीं थी। गांधी जी भी इस निर्णय से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि विवाह के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों से आचार्य कृपलानी का ध्यान राष्ट्रहित के कार्यों से हट जाएगा। लेकिन गांधी जी बाद में इस विवाह के लिए राजी हो गए और सुचेता कृपलानी ने भी सत्याग्रह रैलियों में सक्रियता से भाग लेना शुरू कर दिया। जल्दी ही वे नेतृत्व भूमिका में भी आ गईं। सुचेता कृपलानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने विभाजन के समय हुए दंगों के दौरान महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुचेता को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जुलाई 1945 तक लखनऊ जेल में रखा गया। स्वतंत्रता संग्राम में सुचेता की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्हें 1946 में संविधान सभा का सदस्य नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उन्होंने संविधान सभा में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले आजादी के बाद भी सुचेता राजनीति से जुड़ी रहीं। 1952, 1957 और 1967 में उन्हें लोकसभा के लिए चुना गया। 1963 में उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया गया। किसी भी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री पद संभालने वाली वे पहली महिला थीं। 1974 में सुचेता कृपलानी का निधन हो गया, लेकिन वे आज भी महिला सशक्तिकरण की प्रतीक के रूप में याद की जाती हैं। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी हस्सा की शहादत को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 25 जून 1919 को फांसी दे दी गई थी। हिंदू मुस्लिम ते सिखा ने जान दी बाजी लागे, भारत मां दी छोड़ी एक एक बूंद लहू दी पाके, तिन कौमां ने रल के रंगे रंग बिरंगे नू, एके खून शहीदा जाने रंग तिरंगे नू। पंजाब के अमृतसर निवासी हस्सा मोहम्मद शेख के पुत्र थे। हस्सा ने रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के अंतर्गत 6 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हड़ताल का आयोजन किया। उन पर एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या का आरोप लगाया गया। हस्सा पर मुकदमा चलाया गया और अमृतसर अलायंस बैंक हत्या मामले में मार्शल लॉ कमीशन द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया। 25 जून 1919 को इस निर्भीक देशभक्त को फांसी दे दी गई। उन्हें आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम शहीद विदेशी राम का भी स्मरण कर रहे हैं। झारखंड के संथाल परगना के निवासी विदेशी राम भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। सिर मां से निको यग मां से जहां तिन चेतन, आबोदी सुमला मां से ऊनगे चेतन बंदे। राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए उन्हें गिरफ्तार कर कारावास में डाल दिया गया और 25 जून 1944 को दुमका जेल में कारावास में ही उनकी मृत्यु हो गई। देश की माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन। और अब आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। अमेरिकी कांग्रेस ने बंदूक नियंत्रण विधेयक पारित कर दिया है। इसे पिछले 30 वर्षों में
सर्वाधिक महत्वपूर्ण हथियार नियंत्रण विधेयक माना जा रहा है। ये विधेयक युवा खरीदारों पर प्रतिबंध और कड़ाई से लागू करता है और बंदूक के गलत इस्तेमाल की आशंका पर रोक लगाने के लिए प्रांतों को प्रोत्साहित करता है। विधेयक को संसद में भारी समर्थन मिला। सदन ने 193 के मुकाबले 234 वोटों से इसे मंजूर कर लिया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा कि कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, केरल तथा माहे और लक्षद्वीप में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी भीतरी कर्नाटक के घाट क्षेत्रों में कल तेज वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अगले 5 दिन तक व्यापक वर्षा होने का अनुमान है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वार्निंग जारी किया है, मेनली हमारा जो कोंकण और गोवा और कर्नाटक कोस्ट का और गुजरात जो तटीय इलाका है, इसमें वेरी हेवी रेनफॉल होगा, इसीलिए हम लोग ऑरेंज अलर्ट दिया है। वेरी हेवी रेनफॉल यानी रेनफॉल जो है अप टू 120 मिलीमीटर हो सकता है इन 24 आवर्स। 4 दिन का अलर्ट है और उसके साथ साथ मानसून का जो स्टार्टर्स है अभी वीक चल रहा है सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हमारा कोई मेजर अलर्ट नहीं है ईस्टर्न इंडिया के लिए। हमारा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सब जगह में अभी मानसून आया नहीं और अभी ये जगह में जो है ड्राई वेदर चल रहा है वो 27 तक चलेगा। और अब आज का मौसम। दिल्ली में आसमान साफ रहेगा, मुंबई में बादल छाए रहेंगे, तेज बारिश के आसार हैं, कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, गैंगटोक, कोहिमा, शिलांग, ईटानगर और आइजोल में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मुनीश, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हाँ लवलीन जी, आज के समाचार पत्रों को देखें तो सुर्खियों में छाए हुए हैं कई महत्वपूर्ण मामले और सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय सहारा की, जिसकी सुर्खी है द्रौपदी मुर्मू ने खुद तीनों विपक्षी नेताओं से बातचीत की। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू द्वारा नामांकन पत्र भरे जाने पर उसने इस शीर्षक से खबर को प्रकाशित किया है और दैनिक जागरण ने वोटों के गुणागणित को विस्तार से छापा है। डीआरडीओ और नौसेना द्वारा कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सफल परीक्षण पर हिंदुस्तान लिखता है, समुद्री और हवाई खतरों को कम करेगी वर्टिकल लॉन्च मिसाइल। अग्निवीर के लिए शुक्रवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने पर नवभारत टाइम्स कहता है, वायुसेना में होंगे अग्निवीर, पहले दिन 3,800 रजिस्ट्रेशन। पत्र ने एयर मार्शल के इस बयान को भी दिया है कि 2024 तक महिलाएं भी होंगी भर्ती। भारत में कोविड-19 टीकों के कारण 42 लाख से अधिक लोगों की जान बची, ये बताता है राष्ट्रीय सहारा। पत्र ने लैंसेट पत्रिका के इस दावे को भी छापा है कि वैश्विक स्तर पर इन टीकों की वजह से 2 करोड़ लोगों की जानें बची। और अब भारत में ही होगी गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग। नवभारत टाइम्स ये हमें बताता है अर्थ जगत के अपने पृष्ठ पर। और राजस्थान पत्रिका ने सावधान शीर्षक से लिखा है, आगरा में मोबाइल गेम खेलने के चक्कर में बच्चे ने खाली कर दिया रिटायर्ड पिता का खाता। अखबार कहता है 39 लाख रुपए गायब हो गए तो पूर्व सैनिक ने शिकायत दर्ज कराई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर कल जर्मनी जा रहे हैं। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि को अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारत NCAP लागू करने के लिए मसौदा GSR अधिसूचना को मंजूरी दी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जलालाबाद विस्फोट मामले में पंजाब के फिरोजपुर, फाजिल्का और तरनतारन जिलों में 6 स्थानों पर तलाशी ली। मुंबई आतंकी हमले का आरोपी आतंकवादी पाकिस्तान में गिरफ्तार, जबकि उसके मृत होने का दावा किया गया था। मौसम विभाग ने पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।